हेलो फ्रेंड्स। मैं आज चैप्टर 1 का पार्ट 6 लाया हूँ। जैसा कि कल की क्लास में हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें मेजेनी के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसका अगला टॉपिक लाया है, जिसमें मैंने बताया था एक काउंट काबूल के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके पूरे बारे में जानेंगे उसने इटली का एकीकरण कैसे किया विक्टर इमैनुअल के साथ मिल करके। तो बस वही कक्षा 10 इतिहास की दुनिया भाग 2 यूरोप में राष्ट्रवाद। और वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो। और इसके पीछे वाला जितना भी भाग है, हर वीडियो की तरह मैं बोलता हूँ, सबका पार्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ से शुरू से देख सकते हैं पार्ट 1 से। ये हमारा पार्ट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंट काबूल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंट काबूल के बारे में। जैसे देख सकते हैं ये फोटो कल भी मैंने दिखाया था कि काउंट काबूल के बारे में, आज इन्हीं के बारे में मुझे पढ़ना है। काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। कूटनीतिज्ञ मतलब होता है ना, आप लोग चाणक्य के नाम सुने हैं ना, तो चाणक्य भी अपने जमाने के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ तो मतलब कौन सी चाल कहाँ चलनी है और अपना काम निकालना है, उसको कूटनीति बोलते हैं। और राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी मतलब अपने देश से बहुत अधिक प्रेम था, इटली से। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। मतलब वो कहता था कि अगर इटली का एकीकरण होने में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो वो ऑस्ट्रिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन है, तो कहेंगे ऑस्ट्रिया। कौन थी जी? ऑस्ट्रिया। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब सोचा कि भाई देखिए क्या होता है ना, कि कोई देश अगर एक दूसरे देश को दबाता है, और वो देश क्या करता है, दूसरे से दोस्ती करके दोनों साथ मिल के लड़ेंगे, तो जो दबाने वाला देश है वो भाग जाता है। इसलिए बराबर आप लोग देखते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, वो बराबर विदेश दौरे पे जाते हैं, ताकि दूसरे देशों से उनका मतलब जो घनिष्ठता है वो बढ़े, भारत की संबंध बढ़े, ताकि कोई समस्या आए तो वो एक दूसरे का साथ दे सके। तो इसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। हुआ क्या कि 1853-54 की बात है, उस समय क्रीमिया युद्ध हो गया। क्रीमिया युद्ध हो गया, उसमें फ्रांस और क्रीमिया दो देश लड़ रहे थे। उसमें काउंट काबूल ने क्या किया कि फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल हो गया, जबकि फ्रांस उसको रिक्वेस्ट मतलब उससे हेल्प भी नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी ये हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। बोला कि नहीं, हम हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं उसे दोस्त मानता हूँ। कारण क्या था? ये दिमाग है कि भाई अगर आपको किसी का हेल्प लेना है तो टाइम पर तो पहले आप उसका हेल्प करो। अगर आप उसका हेल्प नहीं करोगे तो टाइम आएगा तो वो आपका हेल्प करेगा नहीं करेगा। तो बिना पूछे ही हेल्प करना इसने शुरू कर दिया। अब तो भाई फ्रांस की मजबूरी होगी कि जब भी इस पर समस्या आएगी तो इसका तो सहायता करना ही पड़ेगा। इसका प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष मतलब होता है सीधा लाभ, काबूल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को ही बुलाया गया। इससे काउंट काबूल की महत्ता बढ़ गई। महत्ता मतलब होता है महत्व। अब क्या क्या कि कोई भी अब कोई सम्मेलन होता था, कोई भी मतलब बैठक होती थी, तो उसमें काउंट काबूल को बुलाया जाता था, इटली को बुलाया जाता था। पहले क्या था कि ये सब इग्नोर कर देता था, छोड़ देता था, लेकिन अब इसको भी बुलाना शुरू किया, तो इसको भी थोड़ा अच्छा लगे, भाई मेरा महत्व तो बढ़ गया है, समाज में अब लोग मुझे जानने लगे हैं। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब एक बार सम्मेलन चल रहा था, वही पेरिस का सम्मेलन, तो वहां पे बोल दिया कि देखिए जो ये ऑस्ट्रिया है वो इटली के एकीकरण में बार बार समस्या पैदा करता है, तो आप लोग मेरा हेल्प कीजिए कि ऑस्ट्रिया को मेरे देश से बाहर निकालिए। जिसके कारण सर्वपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर हो गया। अब सारा लोग, सारा देश, जितना भी यूरोप में देश है, सब कहने लगे तो गलत बात है, भाई ऑस्ट्रिया तुम यहाँ से हटो, इसको अपना देश अपना एकीकरण करने दो। इस प्रकार इटली की समस्या को काउंट काबूल ने अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। मतलब ये केवल इटली की समस्या नहीं रह गई, ये समस्या पूरे यूरोप की हो गई। दिमाग देखो, इसे कहते हैं कूटनीति, कि भाई ऐसा चाल चलो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक बार हेल्प कर दिया फ्रांस का, वो खुश हो गया, और मजबूरी में ऑस्ट्रिया को वहां से निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेगा तो युद्ध करना होगा, और युद्ध करेगा तो भाई इटली की तरफ से तो सारे लड़ेंगे, तो वो तो हार जाएगा। अब देखिए क्या होता है आगे। अब देखिए अगला पैराग्राफ है। काउंट काबूल ने नेपोलियन तृतीय से एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। अब देखिए क्या हुआ कि फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन तृतीय, उसने इससे मित्रता कर ली, और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिस्टेक से ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। मतलब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये नेपोलियन तृतीय है, फ्रांस का राजा,
तो ये बोला काउंट काबूर से कि देखो तुम्हें अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सेना दूंगा। और इसने क्या किया, सैन्य समर्थन देने का वादा किया। सैन्य समर्थन मतलब सेना की समर्थन। बदले में नीस और सिवाय नामक दो रियासतें काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। अब ये क्या किया कि इसको और अधिक खुश करने के लिए, बहुत अधिक खुश करने के लिए, जो काउंट काबूल था ना, वो इटली का दो राज्य नीस और सिवाय दोनों को फ्रांस को दे दिया। बोला कि आप रखिए, मित्रता के लिए आप मेरा दो राज्य आप रख लीजिए। होता है ना कि मतलब थोड़ा सा दे के बहुत कुछ लेना था उसे। फ्रांस ने काउंट काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा। ये बोला कि देखो, अगर लोग जनमत संग्रह मतलब लोगों की इच्छा के अनुसार अगर लोग चाहते हैं कि इटली का एकीकरण हो जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम इटली का एकीकरण करो, जो समस्या है तुम मुझसे बोलो, मैं पूरी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अब किसी को मान लो कोई व्यक्ति है और उसको तुम अपने घर पे लाके खाना खिलाओ, उसका इज्जत करो, और कोई काम बोलो तो मजबूरी में उसका मन ना भी हो करने का तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब तो खाना खा लिए हो तो मजबूरी है, क्योंकि अब आपके साथ उसने अच्छा व्यवहार दिखाया है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। वही हाल था काउंट काबूल और नेपोलियन तृतीय का। अब देखिए आगे है, इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है। आलोचना मतलब शिकायत, लोग शिकायत भी करते हैं कि उसको नीस और सिवाय नामक दो जो प्रांत थे वो नहीं देना चाहता था। उसने नीस तथा सिवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीयता अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था। देखिए अब मजबूरी क्या था, ठीक है, लोग आलोचना भी करते थे कि उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन लोग ये भी सोचते थे कि आखिर उसके पास विकल्प क्या था। अगर दो राज्य दे करके पूरा इटली मिल जाए तो ये कोई खराब तो नहीं। यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काउंट काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। काउंट काबूल इस बात को पूरी तरह से जानता था कि अगर उसके साथ फ्रांस नहीं मिलेगा तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने सोचा कि फ्रांस को मिला लो, तभी जाके कुछ हो सकता है। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। अब तो भाई काउंट काबूल खोजता था कि किसी तरह किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ कोई भी झगड़ा हो जाए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि होता है ना कि मतलब अगर झगड़ा किसी को करना हो, कोई ताकतवर हो तो सोचता है किसी तरह आओ लड़के दिखाओ तब मैं तुमको बताता हूँ। अब लड़ाई इसके बीच चालू हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। वहीं जो इन लोग में प्रॉमिस हुआ था, वादा हुआ था कि भाई अगर तुम्हारा हेल्प पड़ेगा इटली तो फ्रांस तुम्हारी हेल्प करेगा, अब उसने अपनी सेना भेज दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। पराजित मतलब हारने लगी ऑस्ट्रिया की सेना। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। और यहाँ तक लिए काउंट काबूल क्या किया कि ऑस्ट्रिया को भगा करके ऑस्ट्रिया के एक राज्य लोम्बार्डी पर अपना अधिकार भी कर लिया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। आप देखिए, भले ही फ्रांस इटली का हेल्प कर रहा था लेकिन उसको डर भी था, रे भाई ये ऑस्ट्रिया को जो हथियाने लगे कहीं हम पे युद्ध कर ले, कहीं हम पे ही ना चढ़ाई कर दे और हमारा भी जगह हथियाना शुरू कर दे, ठीक है ना। क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काउंट काबूल के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन कर रही थी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि नेपोलियन तृतीय ने बोला था कि अगर पिडमाउंट की जनता चाहती है कि एकीकरण हो तो तुम कर सकते हो। तो नेपोलियन तृतीय ने देखा कि भाई काउंट काबूल को तो लोग बहुत चाहते हैं, तो इसके साथ तो हो जाएंगे, कहीं उल्टा ही हमारे देश पर भी अटैक न कर दे। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। वेनेशिया पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन ने अपनी सेना क्या किया, वहां से बुला लिया। बोला कि ठीक है, अब ऑस्ट्रिया हार गया है, इतना ही मेरे लिए काफी है। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। अब युद्ध खत्म हुआ तो नेपोलियन तृतीय ने कहा कि देखो, ऑस्ट्रिया और इटली तुम दोनों एक दूसरे के बीच अपना जो राय बात है उसे कर लो, ये बार बार लड़ाई झगड़े से कुछ भी फायदा नहीं है। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। मतलब वेनेशिया ऑस्ट्रिया को फिर लौटा दिया गया, लेकिन लोम्बार्डी पर पिडमाउंट यानी इटली का ही अधिकार हो गया। अंततः बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काउंट काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाएं प्रदेश देने का लोभ दिखाकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया।
बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराए जाएंगे। मतलब कि अब कोई भी राज्य अगर इटली में मिलेगा तो वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार ही, क्योंकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबू ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। तो काउंट कोबूर बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेपोलियन तृतीय बोला कोई दिक्कत नहीं, लोग चाहेंगे तभी मैं उसमें अपने देश में मिलाऊंगा। और वो जानता था कि लोग हमारी तरफ हैं। 1860-61 में काबू ने सिर्फ रोम को छोड़कर, इटली की राजधानी कहाँ है जी, रोम है, उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कराकर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। अब भाई ऑस्ट्रिया चाहता भी तो क्या बोल सकता था, क्योंकि जानता था कि इटली को तो फ्रांस और इंग्लैंड का सहायता है, अगर फिर बोलेंगे तो फिर हमें हारना पड़ेगा, एक और राज्य ले लेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इधर तो इटली में एकीकरण हो ही रहा था, जर्मनी में भी एकीकरण स्टार्ट था, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का रोम में विलय हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को अपना शासक माना। तो इस तरह ये था काउंट काबूल का प्रयास कि इटली का एकीकरण इसने काफी अच्छे तरीके से किया और लोग विक्टर इमैनुअल को अपना एक अच्छा शासक मानने लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक अगले पार्ट में, पार्ट 7 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।